नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने एनसीईआरटी द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य लिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो दो वीडियो अपनों डाले थे उसमें अपनों चर्चा कर ली थी भी जो शिक्षण उद्देश्य हैं जो अपने कक्ष में जिनको अपने प्राप्त कर सकते हैं वो ज्ञानात्मक भावात्मक जो एनसीईआरटी ने ही लिए हैं वो ब्लूम ने दिए थे 1956 ईस्वी में। और बाद में इन शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में किस प्रकार लागू किया जाए और उस पर अपने आज चर्चा करेंगे। और व्यवहारगत रूप में इन शिक्षण उद्देश्यों को लिखने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट बेगर को जाता है। उन्होंने ही इनको कार्य सूचक क्रियाओं के रूप में लिखा है। वो कार्य सूचक क्रियाएं कौन सी है, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन सभी मैटर पर आज अपनी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो मुख्य रूप से 6 शिक्षण उद्देश्य हैं। इनका अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन किस टाइप से पुट होता है और आपको किस ट्रिक से याद रखना है, इन सभी बातों पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के अंदर दो चीजें आती है, एक तो होता है प्रत्यास्मरण, एक प्रत्याभिज्ञान। हिंदी के शब्द हैं, इनको कम समझ में आते हैं। अगर अपने इंग्लिश में बात करें तो रीसेल और नॉलेज। रीसेल का मतलब होता है जो भी आपने पढ़ा पहले उसको वापस रिवाइज करना या आपने सोचना कि उन्होंने क्या पढ़ा था, वापस स्मरण करना। और प्रत्याभिज्ञान नॉलेज, अपने में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जब कोई भी चीजें अपने बार बार पढ़ते हैं तो उसका रूप स्थायी हो जाता है और उसको अपने ज्ञान कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नियमों व सामान्यीकरण का ज्ञान होता है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक छात्र किसी सूत्र को पुण्य समन कर सकता है, तो बताओ ये कौन सा गुण है। तो पुण्य समन कर सकता है तो किसमें आएगा, ज्ञानात्मक में। अगर एक क्वेश्चन एल्जेब्रा के सूत्र की पहचान कर सकता है या हिंदी में बात करें तो वो पहचान कर लेता है कि ये किसकी पोइम है या कविता है, वो किसकी है। तो इस पहचान वाले क्वेश्चन, पहचान शब्द दिख जाए तो किस प्रकार का शिक्षण उद्देश्य है, ज्ञानात्मक। पुण्य समन दिख जाए तो किस प्रकार का है, ज्ञानात्मक। तथ्यों, सिद्धांतों और संकेतों को पुण्य समन कर सकता है, पहचान कर सकता है, तो कौन सा शिक्षण उद्देश्य पूर्ति हो रही है, ज्ञानात्मक की। क्रिया विधियों का ज्ञान, आप इस बात का ध्यान, क्रिया विधियों का सिर्फ ज्ञान होता है तो कौन सा है, ज्ञानात्मक। सूत्रों, सिद्धांतों, नियमों और प्रत्ययों की परिभाषा का उसको ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान बात कह रहा हूं मैं, इस बात को गौर से सुनना। सूत्रों, सिद्धांतों, नियमों और परिभाषा का किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को ज्ञान है तो वो कौन सा है, ज्ञानात्मक। ज्ञान शब्द दिख जाए आपको, प्रत्यास्मरण दिख जाए और पहचान दिख जाए और कहीं पर भी आपको विधियों का ज्ञान, ये सब दिखे तो आपको किस पर को फोकस करना है, ज्ञानात्मक पर। और इसका ट्रिक भी है, ज्ञ से ज्ञान और ज्ञ से ज्ञानात्मक। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। दूसरा जो अपना है वो है अवबोधात्मक। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। अब आपको एक बात और बता दूं, ये जो भी जितने भी शिक्षण उद्देश्य है वो एक के बाद एक, सबसे पहले किसकी पूर्ति होती है, ज्ञानात्मक की। सबसे पहले ज्ञान लेगा, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंतर। जहां पर भी अंतर करने की बात हो, तुलना करने की बात हो, संबंध स्थापित करने की बात हो, वहां किसको चुनोगे आप, अवबोधात्मक। सिद्धांतों, सूत्रों, नियमों का विश्लेषण कर सकता है। विश्लेषण कब करेगा कोई बच्चा, जब उसको ज्ञान हो जाएगा। अंतर कर सकता है, कब अंतर कर पाएगा दो चीजों में, जब उसको ज्ञान हो जाएगा। तुलना कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है, किसी भी के बारे में व्याख्या कर सकता है। ये कब कर पाता है बच्चा, जब उसको ज्ञानात्मक वाले शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, तो फिर वो इन की सबकी पूर्ति कर लेता है। तो ये किसके अंदर आते हैं, अवबोध। तो ऐसे अवबोध और ऐसे अंतर, तो इस प्रकार आप इस दूसरे शिक्षण उद्देश्य को भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई बच्चा त्रुटि का पता लगा लेता है, किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो अवबोध की हो रही है। ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, ज्ञान होना ज्ञानात्मक है। ज्ञान को क्रमबद्ध कब कर पाएगा बच्चा, जब उसको अवबोध हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा।
फिर तीसरा है अनुमान, अनुमान लगा सकता है, उदाहरण दे सकता है किसी के बारे में। कोई बच्चा कब उदाहरण दे पाता है? जब उसके सब डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तब वो उससे मिले जुले और उदाहरण दे सकता है। तो उदाहरण किस में आएगा? अवबोध में। तो ये दूसरा अपना शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति होगी। लगभग 70% क्वेश्चन इन्हीं दो शिक्षण उद्देश्यों से पूछे जाते हैं, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब तीसरा जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अनुप्रयोग। एक बात और बता दूं, ये जो अपने शिक्षण उद्देश्य कर रहे हैं ये सभी विषयों के लिए है। मैं सिर्फ मैथ का उदाहरण ले रहा हूं, आप इसको किसी अन्य सब्जेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। भी सूत्रों का ज्ञान है, वहां पोइम का ज्ञान हो गया, किसी व्याकरण का ज्ञान हो गया, तो इस टाइप से आप भाषा में भी इनको यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में, संस्कृत में, पंजाबी में, उर्दू में। तो ये उद्देश्य यही रहेंगे, सिर्फ इनका टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इनको याद कर लेते हो इन शब्दों को, तो आप किसी भी विषय के शिक्षण उद्देश्य हैं आप उनको आसानी से सही कर पाएंगे। तो तीसरा जो अपना है वो है अनुप्रयोग, प्रयोग, एप्लीकेशन या अप्लाइड। इसमें आपको क्या करना है, जब दोनों शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी तब तीसरा शिक्षण उद्देश्य सर्वोत्तम विधि का चयन। उसको ज्ञान हो गया, उसको अंतर करना आ गया, अब वो क्या करेगा? सर्वोत्तम विधि का चयन करेगा कि कौन सी विधि सबसे बढ़िया है ज्ञान के उपयोग के लिए। फिर त्रुटि में सुधार, यहां ज्ञान हुआ, यहां त्रुटि का पता लगाया, अब तीसरे में त्रुटि का सुधार करना सीख जाता है। समस्या हल हेतु विभिन्न विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। तो ये सब कब होता है? जब वो अनुप्रयोग करना सीख जाता है। तो ये अनुप्रयोगात्मक तीसरा शिक्षण उद्देश्य है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है। त्रुटि में सुधार करना बच्चा सीख जाता है। किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो किसकी हो रही है? अनुप्रयोगात्मक की हो रही है। अब अपने चौथे कौशल की बात करेंगे जो है कौशलात्मक, चौथे शिक्षण उद्देश्य जो है कौशलात्मक, जिसको अपने स्किल कहते हैं। स्किल, कुछ सीखना, आप में किसी अन्य बच्चे के अलावा वो गुण है, वो होता है स्किल। जैसे गणना को सरलता, शीघ्रता और शुद्धता से करता है। सभी बच्चों में ये गुण एक जैसा नहीं होता है, कोई शीघ्र करता है, कोई धीरे करता है। तो आप में ये अद्भुत चीजें हैं, सरलता, शीघ्रता और शुद्धता। तो ये क्या है? कौशल है, आपकी स्किल है। चार्ट, मॉडल बनाना और लेखा चित्र को बनाना और उनको क्या करना? पढ़ना, ये भी क्या है? एक प्रकार का स्किल है। रेखा गणित की विभिन्न नापों को पढ़ना। त्रुटि, यंत्रों में त्रुटि, अब देखो, एक त्रुटि का पता लगाना, त्रुटि में सुधार करना, लेकिन यहाँ त्रुटि क्या है, किसमें है? यंत्रों में। अगर यंत्र की त्रुटि की बात हो तब कौन सा है? कौशल है, क्योंकि यंत्र कौशल के अंदर आते हैं। तो त्रुटिपूर्ण यंत्रों में त्रुटि का पता लगाना और सुधार करना किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य है? कौशल का है। गणना में तालिकाओं का प्रयोग करना और यंत्रों का प्रयोग करने में प्रवीणता हासिल करना, ये भी किसके अंदर है? कौशल के अंदर है। तो ये अपना चौथा कौशल, स्किल पूरा हुआ। अब अपना पांचवा अभिरुचात्मक और अभिवर्त्यात्मक, इन दो शब्दों में भी कईयों को कंफ्यूज रहता है, इसका मतलब क्या है? अभिरुचात्मक, रुचि, रुचि का मतलब क्या होता है? यहाँ रुचि शब्द यूज हो रहा है बीच में, आप देख सकते हैं। रुच्या, रुच्या मतलब रुचि, रुचि का क्या होता है? इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपका इंटरेस्ट किसमें है, इसके बारे में अपनी बात करेंगे। और वही क्या है? अभिरुचात्मक है। गणितज्ञों की जीवनी को पढ़ना, किसी भी महान कवि के द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ना, क्या है? उसके प्रति रुचि है, तो वो क्या हो गया? अभिरुचात्मक शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य मधुर संबंध होना, ये भी क्या है? एक अभिरुचि है। गणित की समस्याओं को हल करने में निरंतर प्रयत्नशील रहना, या कोई भी कवि है उसकी जो कविताएं हैं उनको रटने में प्रयत्नशील रहना, उनको समझने में प्रयत्नशील रहना। अगर किसी विशेष पर फोकस कर दे तो कौन सा है? अभिरुचि है। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ना, वाचनालय में जाना, पहेलियों को पूछना, पहेलियों का निर्माण करना, चित्र का एल्बम एकत्रित करके एल्बम तैयार करना और क्लब में भाग लेना, ये सभी किस में है? ये एक क्या है? रुचि है। अब ये जो सभी काम है कब होते हैं? जब बंदे में उसके प्रति रुचि हो। तो ये किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? अभिरुच्यात्मक।
अब लास्ट और अंतिम जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अभिवर्त्यात्मक। क्या अर्थ होता है? एप्टीट्यूड, दृष्टिकोण और आदत। आपका दृष्टिकोण क्या है उसके प्रति और आपकी आदत क्या है, ये है अभिवर्ती। क्या विषय के प्रति धनात्मक या आशावादी दृष्टिकोण? आपको कोई सब्जेक्ट है वो धनात्मक लग रहा है, आशावादी लग रहा है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को गणित पसंद है, किसी को विज्ञान पसंद है, तो वो उसकी क्या है? अभिवृत्ति है। कार्य को व्यवस्थित करने की आदत, कोई भी काम है आप व्यवस्थित तरीके से करते हो, वो भी अभिवृत्ति है आपकी। असफलता से विचलित न होना। बहुत से बच्चे एक बार एग्जाम दिया, एग्जाम में पास नहीं हुए, आपने बस भी कोनी, क्यों कोनी भाई? बस की सारा गया है, लेकिन एक ही बात ध्यान रखनी है, हर आपका अगला कदम पिछले से बेहतर होता है। आप प्रयास करते रहें, सफलता निश्चित मिलेगी। और जो सफल हुए हैं उनको भी देखिए, बहुत कम चांसेस होते हैं भी कंपटीशन एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बहुत अच्छा कर पाए। हर बार हर एक कदम आपका पिछले से बेहतर होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे भी लोग पूछेंगे आपकी सफलता का राज क्या है। ये सबके साथ होता है, किसी के साथ अलग से हो ये जरूरी नहीं है। बहुत कम किस्मत वाले ऐसे होते हैं जो बार बार प्रयास करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती, ऐसे बहुत कम होते हैं। आप उनमें से नहीं है, अपने पर इस बात के लिए विश्वास रखें। अगला, कार्य को आत्मविश्वास व धैर्य के साथ करना। अब आत्मविश्वास और धैर्य दोनों अलग है, अगर दोनों में एक है फिर भी कई बार आत्मविश्वास आ जाता है। आप एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं और पहले वाले 4 क्वेश्चन आसान होते हैं तो आप अगले वाले जो हार्ड है उनको भी फटाफट टिक कर देते हैं, उसका नुकसान हो जाता है। और धैर्य, इसलिए क्या कहा है? आत्मविश्वास व धैर्य। आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, पॉजिटिविटी तो होनी ही चाहिए, उसके साथ धैर्य भी रखना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। ये किस प्रकार का शिक्षण उद्देश्य है? अभिवर्त्यात्मक। तो अपनों ने सभी प्रकार के क्वेश्चन जो पिछले, चाहे दिल्ली टेट है, चाहे यूपी टेट है, एमपी टेट है, रीट है, एच टेट है, पीएस टेट है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। इसमें से लगभग क्वेश्चन एक पूछा जाता है और अप्लाइड क्वेश्चन ही आता है। आपको इनमें से ही कोई लाइन दे देगा और पूछेगा किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो आपको वो चुनना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। आपका हर लाइक और आपका हर शेयर और आपका सब्सक्राइब हमें मोटिव करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।